हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग मुझसे पहले से ही मिल चुके होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और भी कई जगह पे मेरे प्रोफाइल्स हैं। आप सारे लोग भी प्रोफाइल्स हैं। मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों से बात करके, मिल के, आप लोग के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जैसा कि आप यूपीएससी के बारे में जानते होंगे कि यूपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे, उनका ऐसा कहना था कि जनरल कैटेगरी के लिए अटैम्प्ट्स घटा करके केवल दो अटैम्प्ट्स कर देने चाहिए, ठीक है। पर जो अभी के चेयरमैन हैं, उनका सीधा और साफ कहना है कि हमारा अभी ऐसा कोई भी मूड नहीं है, कोई राय नहीं है कि हम 2 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। 6 अटैम्प्ट रहेगा और मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रहेगी, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है उसमें ये है कि उनका ये कहना था कि छात्रों को इस बात को लेकर के कोई परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे छात्र लगातार कह रहे थे कि यूपीएससी कोई आंसर की जारी नहीं करता, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगले साल से मे बी यूपीएससी की तरफ से ये पूरी कोशिश होगी और मेरी तरफ से भी जितना मैं श्योर कह सकता हूँ 90% की आंसर की जारी की जाएगी सिविल सर्विसेज के लिए। और भी कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे CDS, NDA, असिस्टेंट कमांडेंट, है ना, तो ये सब के लिए भी आंसर की जारी की जाएगी। ऐसे वो लोग पूरा एग्ज़ाम, जो साल भर का एग्ज़ाम हो जाता है, कंडक्ट कर ले जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, तब वो लोग आंसर की जारी करते हैं या फिर रिज़ल्ट देते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे कितने मार्क्स आए, वो हमें पता चलने चाहिए पहले ही, ताकि हम पता कर सकें कि हाँ कहाँ पे फॉल्ट हो गया। जैसे मैं अपना खुद का केस बताऊं तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जब पहले बार मैंने एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2019 के टाइम पे, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा 95 के एबव जा रहा था। पर जब बाद में मैंने देखा आंसर की जो यूपीएससी की तरफ से आया था, जो अलग अलग कोचिंग की तरफ से आया था, तो उसमें 4 से 6 क्वेश्चंस जो ऐसे थे, वो क्वेश्चंस के आंसर्स यूपीएससी ने खुद ही बदल दिए। उसमें से 2 क्वेश्चन तो यूपीएससी ने खुद ही डिलीट कर दिया। तो ऐसे करके जो मेरा कट ऑफ मार्क्स था उससे थोड़ा कम आ गया मार्क्स। जब थोड़ा सा कम आ गया मार्क्स, तो इसकी वजह से मेरा मेंस मैं दे नहीं सका। फिर उसके बाद के टाइम से मान लीजिए मैंने अच्छा किया। और पॉइंट नंबर 3 ये था कि आज से लगभग 10-12 दिन पहले यूपीएससी के जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू पे वो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब पे, अलग अलग सोशल वेबसाइट्स पे, टीवी पे, चैनल पे जो देश भर के स्टूडेंट्स थे, मीडिया के लोग, पर्सन थे, उन लोगों से जुड़े रहे और उन लोगों से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने पहली बात बताई कि देखिए, जो बच्चे भी यूपीएससी में आना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट स्टूडेंट्स लैक इन देयर माइंड, दैट आपको अगर क्लियर नहीं है कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि देश सेवा करना चाहते हैं। वैसे कोई मानता नहीं कि आप देश सेवा करना चाहते हो, आप कितने भी कोशिश कर लो। मैं भी कहता था कि देश सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ। अब देश सेवा, समाज सेवा करना है तो खेती गृहस्थी करके भी तो कर सकते हो। किसान लोग क्या पेट नहीं भरते हैं शहर के लोगों का? किसान लोग क्या, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, इन लोगों का पेट नहीं भरते हैं? भरते ही हैं। तो ऐसे भी भर सकते हो आप, है कि नहीं? तो ये बात है कि आप ऐसे भी कर ही सकते हो। जैसे हम लोगों का देख सकते हो आप, एक सिंपल सा मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पीछे मेरा खेत है ना, यहाँ पे खेती गृहस्थी करके ऐसे भी मैं अपना रोजी रोटी चला सकता हूँ, है ना। जब कोई जॉब ना मिले तब के लिए है, लेकिन ऐसे भी मैंने किया है। ये काम मुझे करने में मज़ा आता है खाली टाइम में, तो ये काम तो कर ही सकते हो। वैसे ही सबका होता है कि सबका अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ, उनके फादर जो कर रहे होते हैं उस लाइन में वो चले जाएँ, उस लाइन में नहीं जा रहे हैं। तो सबका अपना एक ड्रीम जॉब होता है कि यार मेरा ये करना है मेरे को लाइफ में, मैं इसके लिए, मेरे अंदर पैसन है, तब मुझे क्यों करना है, ये क्लियर होना ज़रूरी है। और जितना होल हार्टली आपको माइंड में होगा कि नहीं यार मुझे ये करना है, तो जैसे एक जो सबसे ऑनेस्ट आंसर होता है वो ये होता है कि पद, पैसा और सम्मान के लिए आपको ये करना है ना। यू विल गेट नेम, फेम एंड पावर, फर्स्ट थिंग। वो NDA में से भी मिलता है, CDS से भी मिलता है और सिविल सर्विसेज से भी मिलता है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप कह सकते हो कि हाँ, ये मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ। इससे जाने को तो मैं बैंक, SSC, रेलवे और भी सर्विसेज में जा सकता था, टीचिंग में भी जा सकता था, पर मुझे लगा कि मैं इस सर्विस में जाने के लायक, मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकूँ, तो इसलिए मैं इस सर्विस के लिए आया। दूसरा पॉइंट है कि आप सिविल सर्विसेज को इसलिए बता सकते हो कि इसमें क्या है कि वैरायटी,
इसमें आपको वैरायटी देखने को मिलती है। आप कृषि विभाग से भी जुड़ सकते हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी जुड़ सकते हो, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से भी जुड़ सकते हो, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी जुड़ सकते हो। ऐसे करके जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जुड़ सकते हो। और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू लगभग 20 जो अदर अलग अलग टाइप के विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आपकी पोस्टिंग होती है। IAS, IPS, IFS, IRS, है ना। तो इतने टाइप के एग्ज़ाम में पोस्टिंग होती है। तो चौथी बात उन्होंने बताई कि देखिए आपका ये क्यों क्लियर हो गया, अगर कि आप क्यों एग्ज़ाम करना चाहते हो तो आप 1 अटैम्प्ट फेल होगे, 2 अटैम्प्ट फेल होगे, फिर भी आप कोशिश करोगे और मैक्सिमम 1 से 2 साल में आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, आप एग्ज़ाम देने लायक हो जाते हो। जितना मेरा अनुभव है, मेरे कई सारे दोस्तों का अनुभव है, हम लोगों ने प्रिपेयर किया है साथ में। और आप यूट्यूब पे भी और भी टीचर्स से देखते होगे, है ना। मैक्सिमम 3 साल में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा ये एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है ना। तो मैं तो आपसे सीधी और साफ बात कहूँगा कि 2 से 3 अटैम्प्ट दो, उसके बाद आप ये समझ लो कि मेरा सिविल सर्विसेज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नहीं अगर हो रहा है तो आप उसके साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज को भी दो और थोड़ा बहुत बैंक SSC रेलवे भी दे सकते हो, है ना। बैंक SSC रेलवे को देने से क्या होता है कि उनका भी एक एज लिमिट होता है कि 28 साल, 27 साल, 28 साल तक लेते हैं, मैक्सिमम 30 साल तक लेते हैं कुछ पोस्ट पे, है ना। उतने तक हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर अपना उसी टाइम आप प्राइवेट जॉब में कहीं पे लग जाओ और वहाँ से स्किल्स सीखो। व्हाट इज़ मैटर दीज डेज। 5th पॉइंट हम आते हैं स्किल्स पे कि स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स अगर आप सीखते हो तो वो बहुत काम आता है। जैसे आज के टाइम पे मैं खुद इस टाइम पे एक टीचर हूँ, तो लोग डेटा साइंस के लिए जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं बीटेक में, तो डेटा साइंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI, है ना, और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब के लिए बहुत सारे कोर्स करना चाहते हैं और उसमें प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। 7 से 8 लाख, 10 से 12 लाख और 25 लाख, 30 लाख तक भी प्लेसमेंट हो जाते हैं। इवन IIT, JNIT, IIIT ये सब में जगह पे भी कराया जा रहा है। तो 4th, तो इसमें अगला पॉइंट जो कहना था, जो चेयरमैन सर का था, 5th पॉइंट कहना था कि देखिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब से गरीब घर के लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, वो भी इवन सेलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होती। UPSC सिविल सर्विसेज में आप प्रधानमंत्री जी से भी कह देंगे कि हमारा थोड़ा सा सर, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप करवा दीजिए, किसी मिनिस्टर से भी कह देंगे, वो कर नहीं सकता क्योंकि अलाउ नहीं है। एक चीज़ तो अलाउ नहीं है और दूसरी उनके कहने से कोई कुछ करेगा भी नहीं। दूसरी बात कि अगर आप गए वहाँ पे जा कर के बहुत रो रहे हो कि नहीं मैं विलेज से हूँ, आप मतलब बहुत परेशान हूँ, ये गिरा स्थिति से हूँ, 5 नंबर बढ़ जाए, आप ऐसा सोच रहे हो, 5 नंबर भी नहीं, 1 नंबर भी नहीं बढ़ने वाला है। विलेज पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल, वो जानते हैं इस बात को। तो चेयरमैन सर ने खुद बताया कि वो खुद ही रूरल बैकग्राउंड से रहे हैं और वो भी बिना कोचिंग के सेलेक्ट हुए हैं। DP अग्रवाल सर के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो भी काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, फिर IIT के प्रोफेसर रहे और फिर काफ़ी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन सर रहे वो, ठीक है। तो ये बात बताया कि कोचिंग की माया जाल में, मकड़ जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 6ठी से 12वीं तक की NCERT की बुक्स पढ़ लो, नंबर 1। नंबर 2 कि प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस आप अपने पास रखो और उसको बार बार जो है देखा करो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो जानना चाहते हैं हमसे, क्या डिमांड है। नोटिफिकेशन देख करके पता चल जाएगा कि कैंडिडेट होने के लिए जो ज़रूरी उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आप में है कि नहीं है। जैसे एज क्या है, आपकी हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें जो भी वो देखना चाहते हैं कि आप में कोई और इशू तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में वो क्या क्या आपसे जानना चाहते हैं, जैसे वो जानना चाहते हैं कि आप समाज से कितना कनेक्टेड रहते हो, देश दुनिया की खबरों में आपकी सोच क्या होती है। लुक एट वन थिंग, सारे लोग सेम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे लोग सेम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं, है ना। बट सबकी उस पर जो पर्सपेक्टिव होती है, जो थिंकिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। इस वजह से इंटरव्यू में सबको डिफरेंट मार्क्स मिलते हैं। मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो डिफरेंट मिलते हैं। तो इंटरव्यू में मार्क्स कटते क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण होता है आप ऑनेस्ट नहीं होते हो। अगर आप झूठ बोल रहे होते हो, आप तुरंत पकड़ लिए जाते हो, आपको पता तक नहीं चलता कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हो। मेंस की कॉपी में आप मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो एग्जामिनर की, आप तुरंत पकड़ लिए जाते हो। आप जानना चाहोगे तो झुठला करके अगर आप कॉपी में ऐसे ही लिखते जा रहे हो, जैसे समझ में आ रहा है आपको कि बोर्ड एग्ज़ाम है हमारा, हम ऐसे ही पगलवा देंगे इनको, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, कॉलेज के एग्ज़ाम में भी लोग बस पन्ना भरना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे कंटेंट आपका अच्छा रहेगा,
सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, डेप्थ ऑफ नॉलेज रहेगा तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप ये समझिए अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को देखिए कि आप उस सर्विस में जाने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं। ऐसी एनर्जी अपनी नहीं गंवानी है। तो 3 साल मेहनत करने के बाद आप जो है कुछ स्किल्स सीखिए। जैसे टीचिंग का मैंने सीखा, मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह का भी किया है, आप लोग भी कर सकते हो। वैसे ही आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है उस एरिया में देख करके, अगर किसी का मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग में करे, बैंकिंग में है बैंकिंग में करे, जिसमें है उसमें करें। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लॉ करके, वो लॉ ग्रेजुएट हैं, तो वो लोग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। कई सारे जॉब आप कर सकते हो। तो यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। समटाइम्स मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखता हूँ जो मेरे से सीनियर भी हैं, वो कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन कुछ लोग तो मैंने देखा 8-8 साल से दिल्ली में, इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उनका नहीं होता है सिलेक्शन, तो वो लोग बहुत ही, किसी को माइग्रेशन हो गया, किसी को कुछ हो गया, कोई घर से पैसे नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, किसी रिलेशनशिप का इशू है ना। तो इसके वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर फाइनली कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यूपीएससी इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। हर साल कितने लोग सेलेक्ट होते हैं आईएएस के लिए? वही 180 लोग, 150 लोग। आईपीएस के लिए 150 लोग। बाकी लोग क्या हो रहा है, मर तो नहीं जा रहे हैं। देश भर में 140 लाख करोड़ हैं, तो 140 करोड़ लोग हैं, है ना। तो मैंने 2 बार गलत कर दिया, आप कोई बात नहीं, ऐसे संभाल लीजिएगा। तो मरे तो नहीं जा रहे हैं बाकी लोग भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, और वो लोग भी सेलेक्ट होकर के फाइनली क्या करेंगे? वही रोटी सब्जी चावल दाल खाएंगे, आप भी वही खाओगे। तो परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। और उन्होंने आगे की कुछ पॉइंट्स में जो मेंशन किया, जैसे 6 पॉइंट में मेंशन किया कि जैसे ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो